सियाचिन, जहां कदम कदम पर मौत सफेद रंग में पाई जाती है, जहां का टेम्परेचर -30 से -50 तक गिर जाता है। 70 मील फी घंटा की रफ्तार से चलते बर्फानी तूफान इंसान को चंद लम्हों में फ्रीज कर देते हैं। तलवार की धार से ज्यादा तेज नोकीली बुलंदियां। ऐसे इंसान दुश्मन माहौल में कुछ जांबाज जो अपनी जान की परवाह न करते हुए दुश्मन से टकरा गए। जहां सिर्फ इंसान नहीं, मौसम भी एक जानलेवा दुश्मन हो, ऐसे माहौल में उन जांबाजों ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन था, जिनके कारनामे आज भी दुश्मन के दिल में खौफ पैदा कर देते हैं। ऐसे ही कुछ जांबाजों की सच्ची दास्तान। Let's go. सियाचिन। रात का पहला पहर था। दिल्ली की जिंदगी अपने शबाब पर थी। सड़कों की रौनकें दोबाला हो रही थीं, दशहरा की आमद थी और दरोबाम सजाए जा रहे थे। प्रमोद ने जानबूझकर होटल का टेलीफोन इस्तेमाल नहीं किया था, जबकि आम हालात में वो होटल का फोन ही इस्तेमाल किया करता था। वहां से 4-5 किलोमीटर तक वो दिल्ली की रौनकों के संग संग बहता चला गया। उसके गिरदा गिर्द रंगो नूर का एक तूफान ठाटे मार रहा था, लेकिन वो उन सब से लापरवाह अपने जहन में समाये खदशात से लड़ता झगड़ता बिलाखिर सरदार काहन सिंह के पीसीओ तक पहुंच गया। सरदार काहन सिंह मकामी पाया सिख था, जिसका बेटा दिल्ली की एक टेलीफोन एक्सचेंज में सुपरवाइजर था। बाप बेटा मिलकर ये गैर कानूनी पीसीओ चला रहे थे, जहां प्रमोद और उस जैसे दूसरे जरूरतमंद मामूल के रेट से कम रेट्स पर गैर मुल्की कॉल कर लिया करते। आज भी वो इसी मकसद से यहाँ आया था। उसकी शक्ल पर नजर पड़ते ही सरदार की बातें खिल उठी, क्योंकि प्रमोद कभी कभी आता था और उसे 100-150 रुपए की आमदन करवा ही जाया करता था। प्रमोद ने हस्बे साबिक पहले दोनों हाथ बांधकर उसे फतह बुलाई, फिर उससे हाल चाल पूछा, और इस इत्मीनान के बाद कि अब वहां उसके अलावा और कोई गाहक नहीं रह गया, सरदार काहन सिंह से नेपाल के उस नंबर पर फोन मिलाने के लिए कहा, जहां वो कभी कभी अपनी एक माशूका से दिल पिशोरी किया करता था। इस बात का इल्म सरदार काहन सिंह के सिवा और किसी को नहीं था। उसने काहन सिंह की तरफ देखकर आंख दबाते हुए अपना मतलूबा नंबर उसकी तरफ बढ़ाया। मैं क्या पापा जी, साडा भी दशहरा करा दो। सरदार काहन सिंह बड़ी मस्ती में दिखाई दे रहा था। बोला, सामने वाले डिब्बे में बैठ जा, आज खुले ही गप्पे लाल है। प्रमोद ने कहा, धन्यवाद सरदार जी, और उसकी तरफ मुस्कुराहट उछाली। फिर उससे कुछ फासले पर मौजूद एक लकड़ी के कैबिन में चला गया, जहां सरदार काहन सिंह ने लाइन मिलाकर उसको फोन उठाने का इशारा किया था। काठमांडू में मौजूद उस ट्रेवल एजेंसी का दफ्तर अभी तक खुला हुआ था जहां उसने फोन किया था। दूसरी तरफ से एक भारी भरकम आवाज ने हेलो कहा। जवाब में प्रमोद ने अपना नाम दोहराया और खैरियत पूछने के बहाने अपनी खुफिया शनाख्त भी करवा दी। दूसरी तरफ से बड़ी गर्मजोशी से दरियाफ्त किया गया, हाँ भाई भांजे कैसा है। प्रमोद ने कैसा है के जवाब में गुरजीत की तरफ से मेहमानों की लिस्ट रिकॉर्ड करवाने के बाद उसके और अपने दरमियान होने वाली गुफ्तगू का एक एक लफ्ज दोहरा दिया। दूसरी तरफ से लंबी भरी गई। प्रमोद ने दरियाफ्त किया, अब क्या हुक्म है सर। दूसरी तरफ से कहा गया, ठीक है, सुबह तक उसी होटल में इंतजार करो, लेकिन किसी भी इमरजेंसी की सूरत में उससे पहले भी निकल सकते हो। मैं भाया जी से बात करने के बाद होटल में लंदन से फोन करूंगा। दूसरे ही लम्हे सिलसिला मुनक़ता हो गया। थोड़ी देर तक सरदार काहन सिंह के साथ गपशप करने के बाद उसने वहीं से एक खाली लिफाफा लिया, जिसमें गुरजीत सिंह की फराहम करदा लिस्ट को बंद करने के बाद उसने लिफाफे पर एक हमसाया मुल्क का एड्रेस लिखा और सरदार काहन सिंह के साथ ही मौजूद एक फ्रेंचाइज डाक खाने से वो लिफाफा आम डाक के जरिए पोस्ट करवा दिया। उसे उम्मीद थी कि अगले 2-3 रोज में ये लिफाफा भी अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएगा। उसने एहतियातन उस लिस्ट की एक फोटोस्टेट कॉपी भी होटल के नजदीक ही मौजूद एक स्टोर से करवा ली, और ये फोटोस्टेट कॉपी भी उसने एक और हमसाया मुल्क के एड्रेस पर अलग से पोस्ट कर दी। ये खत भी उसकी तवक्कुआत के मुताबिक अगले 5-6 रोज तक अपने ठिकाने पर पहुंच जाना चाहिए था। अपने होटल वो जानबूझकर रात देर गए पहुंचा। इस्तकबालिया से उसने खुसूसन अपने लिए किसी पैगाम या मेहमान का पूछा था, लेकिन यहाँ उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। मुतमईन होकर वो ज़ेर लब गुनगुनाता अपने कमरे की चाबी थामे सीढ़ियों की तरफ जा रहा था। लिफ्ट के जरिए वो अगले 2 मिनट के बाद होटल की 5वीं मंजिल पर वाक़े अपने कमरे में मौजूद था। अभी उसने अपने कपड़े तब्दील ही किए थे कि जब अचानक फोन की घंटी बजने लगी। दूसरी तरफ उसके वही मामू मौजूद थे जिनसे उसने नेपाल में बात की थी। उसके हेलो के जवाब में खैरियत दरियाफ्त करने के बाद कहा गया, सुबह नाश्ते के फौरन बाद ये शहर छोड़ दो, रेड रोज से राब्ता नहीं करना, और सिलसिला मुनक़ता हो गया।
रेड रोज गुरजीत सिंह का कवर नेम था। सुबह तक का वक्त उसने करीबन जागते हुए गुजारा और अगले रोज अपने कमरे में नाश्ता जहर मार करने के 10 मिनट के बाद ही उसने होटल से चेकआउट कर लिया। अब उसे नई शनाख्त के साथ नई मंजिलों का मुसाफिर बनना था। एजेंट प्रमोद की रिपोर्ट हेडक्वार्टर में डीजी साहब के सामने धरी थी और 2 ब्रिगेडियर उनके आगे धरी मेज के दोनों कोनों पर फाइलें और कुर्सियां संभाले बैठे हुए थे। डीजी ने एक ब्रिगेडियर की तरफ देखकर कहा, मैं प्रमोद की फाइल देखना चाहूंगा। राइट सर कहते हुए ब्रिगेडियर नवाज ने पहले से अपने सामने धरी एक फाइल उनकी तरफ बढ़ा दी। डीजी साहब ने फाइल ली और एक कोने में धरे डाइस नुमा मेज पर रखकर उसकी वर्करदानी करने लगे। उस फाइल पर एजेंट प्रमोद का असली नाम और अब तक के सारे कारनामे दर्ज थे और ये टॉप सीक्रेट फाइल ब्रिगेडियर नवाज से सिवाय जनरल साहब के और कोई भी इस तरह बराह रास्त तलब करके देख भी नहीं सकता था। दिल्ली से चलने वाले एजेंट प्रमोद की रिपोर्ट नेपाल के रास्ते बर्क रफ्तारी से यहाँ तक पहुंची थी और रिपोर्ट की खुसूसी अहमियत के पेश नजर ब्रिगेडियर नवाज ने एक लम्हा तवक्कुफ किए बगैर मुकम्मल समरी बनाकर डीजी साहब के सामने रख दी। उस वक्त डीजी साहब एक अहम मीटिंग में मसरूफ थे और यहाँ की रिवायात के मुताबिक यूं भी रात के उस पहर उन्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं था, लेकिन रिपोर्ट की खुसूसी अहमियत के पेश नजर ब्रिगेडियर नवाज को बादिल नखास्ता हर रिवायत तोड़नी पड़ी। उन्होंने करीबन जिद करते हुए जनरल साहब के स्टाफ ऑफिसर से लाइन में लाने के लिए कहा था, जिसने मामलात की संगीनी के पेश नजर जनरल साहब को मीटिंग रूम के इंटरकॉम पर डिस्टर्ब करते हुए ये अहम पैगाम उन तक पहुंचाया था। जनरल साहब ब्रिगेडियर नवाज से बखूबी आगाह थे। जिस हसास नौयत की खिदमत ब्रिगेडियर नवाज अंजाम दे रहे थे उसका बखूबी इदराक जनरल साहब को था। उन्होंने बड़े इत्मीनान से अपने डेफ कॉम पर कॉल मौसूल की। ब्रिगेडियर नवाज ने सिलसिला मिलते ही कहा, सर दिस इज SOS। जनरल साहब ने कहा, मैं आ रहा हूं और फोन रख दिया। अब वो दोबारा मीटिंग रूम में मौजूद थे। उन्होंने वहां मौजूद एक अहम शख्सियत की तरफ देखकर हस्बे आदत मुस्कुराते हुए कहा, जेंटलमैन कल तक के लिए मीटिंग बर्खास्त करते हैं, एक अहम काम आन पड़ा है। एक के बाद एक शख्सियत उठने लगी। अगले 3 मिनट में जनरल साहब उन्हें रुखसत करने के बाद हेडक्वार्टर की तरफ महवे सफर थे। रात 1 पहर ढल चुकी थी जब सिक्योरिटी चीफ मेजर अकबर को पैगाम मिला कि डीजी साहब हेड ऑफिस आ रहे हैं। मुस्तैद और हरदम तैयार मेजर अकबर खान ने दूसरे लम्हे अपने रिजर्व स्टाफ को भी स्टैंड बाय कर दिया। डीजी साहब की स्याह शीशों वाली गाड़ी की इत्तला हेडक्वार्टर की तरफ आने वाली सड़क पर पहुंचने के दूसरे ही लम्हे यहाँ पहुंच गई। गेट पर मौजूद जवान मुस्तैद थे। जैसे ही गेट के बाहर खड़े संतरी को दूर से आती कार के आगे आने वाली जीप से मखसूस सिग्नल मिला, उसने गेट के सुराख से झांकते हुए अंदर इशारा किया। गेट खुलने और जीप के पीछे मौजूद गाड़ी के यहाँ तक पहुँचने की टाइमिंग ऐसी शानदार थी जैसे एक ही कंप्यूटर से दोनों को ऑपरेट किया जा रहा हो। जीप दरवाजे से अंदर दाखिल हुई, उसके बाद डीजी साहब की गाड़ी, जबकि उनके पीछे मौजूद जीप वहीं रुक गई। आहनी दरवाजा कोई आवाज पैदा किए बगैर बंद हो गया। ब्रिगेडियर नवाज को इंटरकॉम पर डीजी साहब के कमरे में पहुंचने की हिदायत मिली थी, जो पहले ही से डीजी साहब को मतलूबा कोई भी मुमकिन रिकॉर्ड की फाइल अपने सामने रखे उनके मुंतजिर थे। इत्तला मिलने पर वो अपनी इन टॉप सीक्रेट फाइलों के साथ वहां पहुंच गए। ब्रिगेडियर नवाज ने सैल्यूट मारते हुए कुछ कहना चाहा, आई एम सॉरी सर, लेकिन जनरल साहब ने हाथ उठाकर उनकी बात टोक दी। ओके इट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, यस प्लीज, उन्होंने सिगरेट सुलगाते हुए कहा और ब्रिगेडियर नवाज ने एक लम्हे के तवक्कुफ के बगैर वो सारी रिपोर्ट लफ्ज बलफ्ज दोहरा दी जो उन्हें एजेंट प्रमोद की तरफ से दिल्ली से मौसूल हुई थी। रिपोर्ट बगौर सुनने के बाद जनरल साहब ने उस टेलीफोन की रिकॉर्डिंग भी सुनी जो नेपाल में की गई थी और वहां से फिर यहाँ करवाई गई थी। वो सिगरेट का कश लगाकर कुछ सोचने लगे। फिर अचानक उन्होंने अपने इंटरकॉम पर हिदायत दी कि ब्रिगेडियर आलम को फौरन बुलाया जाए। फोन रखने के बाद वो दोबारा ब्रिगेडियर नवाज की तरफ मुतवज्जे थे और उनसे एजेंट प्रमोद से मुताल्लिक ज़बानी मालूमात हासिल कर रहे थे। इस दौरान कॉफी तैयार होकर वहां पहुंच चुकी थी और अगले चंद मिनट के बाद ब्रिगेडियर आलम वहां मौजूद थे। ब्रिगेडियर आलम के पास नॉर्दर्न एरिया का डेस्क था। मामले की हसास और हंगामी नौयत के पेश नजर ब्रिगेडियर आलम की मौजूदगी को शायद डीजी साहब ने जरूरी जाना था। जनरल साहब के कहने पर एक मर्तबा फिर ब्रिगेडियर नवाज ने सारी रिपोर्ट दोहराई और ब्रिगेडियर आलम, जो शायद यहाँ सीनियर तरीन ब्रिगेडियर थे, गौर से उनकी बातें सुनने लगे। जनरल साहब ने फाइल की वर्कगर्दानी के बाद फाइल ब्रिगेडियर नवाज की तरफ शुक्रिया के साथ वापस लौटा दी। उनके चेहरे के तासुरात से दिली कैफियत का अंदाजा लगाना तो मुमकिन नहीं था, लेकिन दोनों सीनियर अफसरान ने जान लिया कि जनरल साहब कदरे बेचैन हो रहे हैं। डीजी साहब ने ब्रिगेडियर आलम की तरफ इस्तफहामिया नजरों से देखा और कहा, कुछ मुनासिब तो मालूम नहीं होता, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सियाचिन से मुताल्लिक कुछ ब्रीफिंग दें। इस रिपोर्ट को एक लम्हा जाया किए बगैर हमें GHQ तक पहुंचाना है।
ब्रिगेडियर आलम का शुमार इंटेलिजेंस के ज़हीन तरीन अफसरान में होता था। उन्होंने कमाल की याददाश्त पाई थी। अपने काम से उनकी लगन का ये आलम था कि जब उन्हें डीजी साहब का पैगाम पहुंचा तो वो हेडक्वार्टर की बिल्डिंग से बमुश्किल 1 किलोमीटर के फासले पर अपनी रिहाइश गाह में दफ्तर से थके हारे लौटने के बाद और कुछ भारतीय रिसालों का मुताला करने के बाद सोने के लिए पर ही तोल रहे थे। उन रसालों में मौजूद दरअसल 1-2 मज़ामीन ने उन्हें चौंकाया था। ये दोनों मज़ामीन उन्हें एक पुरानी फाइल में मौजूद क्लिपिंग के जरिए दिखाई पड़े थे। शायद उनके पेशराव ने उनकी खुसूसी अहमियत के पेश नज़र दोनों मज़ामीन इंटेलिजेंस की फाइलों में महफूज कर दिए थे। एक मजमून हिमालयन जर्नल और दूसरा भारत के एक और हफ्त रोजा इलस्ट्रेटेड वीकली में शाया हुए थे। उन मज़ामीन के मुताबिक भारतीय फौजियों की एक मुहिम जू जमात ने सियाचिन में पाकिस्तान के इलाके में करीबन 70 किलोमीटर तक रैकी की थी। ब्रिगेडियर आलम से पहले जो भी साहब उस डेस्क के इंचार्ज थे, उन्होंने उन मज़ामीन पर गपबाजी के रिमार्क्स लिखकर उन्हें फाइल किया था। लेकिन न जाने क्यों आज 3-4 साल पुराने मज़ामीन पढ़ने के बाद ब्रिगेडियर आलम को ये बातें सही लगी थी। कुछ देर पहले जब अचानक उन्हें डीजी साहब ने फौरन तलब किया तो उनकी छोटी हिस्स ने बता दिया था कि जरूर कुछ दाल में काला है। और अब ब्रिगेडियर नवाज की जबानी एक खुसूसी एजेंट की तरफ से भेजी गई इस रिपोर्ट के बाद तो वो फौरन इस नतीजे पर पहुंच गए कि चंद रोज पहले उन्होंने जो अपनी 15 रोजा रिपोर्ट फाइल की थी और उसमें भारतीयों की तरफ से मुमकिन मुदाखलत या मुहिम जुई की बात भी इशारे कनाए से की थी, शायद उनके खदशात अब सही साबित हो रहे थे। वो एक ज़हीन अफसर थे और फाइलों की मदद लिए बगैर भी अपने अफसर आला को मुतमईन करने की सलाहियत रखते थे। जहां अपने खदशात दुरुस्त होने पर उनके एतमाद में इजाफा हुआ था, वहां एक बेनाम सी परेशानी ने भी उन्हें आ लिया था। क्या उस बर्फीले जहन्नम में दुश्मन की मौजूदगी का मुकाबला हमारी फौज अपने कमतरीन वसाइल से कर पाएगी? एक फौजी होने के नाते वो बड़े पुरएतमाद भी थे। कोई ताकत उन्हें बार बार इस बात का यकीन दिला रही थी कि कुव्वत ईमानी और जोर बाजू से वो दुश्मन को जरूर रोक लेंगे। थोड़ी देर बाद डीजी साहब का कमरा कॉन्फ्रेंस रूम की शक्ल इख्तियार कर चुका था। दीवार पर लटके नॉर्दर्न एरिया के नक्शे की तरफ पीठ करके खड़े ब्रिगेडियर आलम उनसे और ब्रिगेडियर नवाज से मुखातिब थे। सर 1949 में कश्मीर के महाज पर होने वाली जंगबंदी और फिर 72 में शिमला मुआहिदे के सरहद बंदी के लिए होने वाले मुज़ाकिरात के मुताबिक NJ 980420 नंबर की लाइन से आगे अभी लाइन ऑफ कंट्रोल की निशानदही का काम बाकी था। भारतीय हुकूमत ने जानबूझकर इस मसले को लटकाए रखा क्योंकि वो 27 जुलाई 1949 के मुआहिदा जंग के मुताबिक सरहदी हदबंदी करने से कन्नी कतरा रहा है। ये कहकर उन्होंने सियाचिन के इलाके में NJ 980420 की निशानदही की और दोबारा उनसे मुखातिब हुए। बोले दरअसल 1962 की चीन भारत जंग में हजीमत उठाने पर भारतीय फौज ने इब्तिदा में पहाड़ी जंग में अपनी कमजोरी का एहसास कर लिया था। यही वजह है कि NEFA यानी नेफा में शिकस्त के बाद भारतीयों ने ग्लेशियाई और पहाड़ी जंग के कोर्सेज को बहुत अहमियत देना शुरू कर दी और अपने पहाड़ी डिवीजन्स को बतौर खास शदीद बर्फबारी में ऊंचाई पर होने वाली जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियारों और जरूरियात से लैस करना शुरू कर दिया। उनकी ये जरूरत सियाचिन में ही पूरी हो सकती थी जो चीन और पाकिस्तान से मुंसलिक है, इसलिए उस इलाके पर उसकी नजर हमेशा रही है। 49 से 84 तक इस इलाके पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल रहा और तमाम गैर मुल्की कोहपहमा जमातें हुकूमत पाकिस्तान की इजाजत से यहाँ पहाड़ी चोटियां सर करती रहीं। लेकिन मशरकी कराकोरम के उस हिस्से पर मुकम्मल कंट्रोल के बावजूद हमने यहाँ कभी इसलिए अपनी फौज नहीं रखी कि आम हालात में भी यहाँ फौज की मौजूदगी पर बेपनाह इखराजात उठते, न ही कभी उस तरफ से भारतीय जारहियत का तसव्वुर किया गया। ये मेरे ख्याल से सर ठीक सोच नहीं थी और माजी में अपनी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में हम इसका हवाला भी दे चुके हैं। लेकिन 17,000 से 24,000 फुट बुलंद उस इलाके में तो इंसान को जिंदा रहना भी एक मसला बन जाता है। जाहिर है वहाँ लड़ाई का तसव्वुर कैसे किया जा सकता है। गो कि सर भारत की मुमकिना मुदाखलत की रिपोर्ट तो आज हमारे एजेंट ने भेजी है, लेकिन हमारा रिकॉर्ड बताता है कि 1978 से भारतीय इस मंसूबे पर अमल पैरा है या कम से कम ऐसा करने की शदीद ख्वाहिश उनके यहाँ पाई जाती है। ब्रिगेडियर साहब की आखिरी बात पर डीजी साहब पहलू बदल कर रह गए। ब्रिगेडियर आलम ने अपने सामने धरी फाइलों में से एक फाइल खोलकर उस पर नजर दौड़ाई और दोबारा गोया हुए। सर भारतीय फौज के हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल यानी हॉज के कर्नल नरेंद्र कुमार की कमान में भारतीय SSGs की एक टीम ने सियाचिन के शुमाल मगरिब में वाक़े तेरम गंगरी 2 पर अगस्त से अक्टूबर 1969 तक कयाम किया और हमारे रद्द अमल का जायजा लेने के लिए अपनी इस मुहिम जुई की रिपोर्ट हिमालयन जर्नल के 1979 और 80 के शुमारे में और फिर भारतीय हफ्त रोजा इलस्ट्रेटेड वीकली के शुमारा 23 मई 1969 में भी शाया की।
अपनी बात का तासुर देखने के लिए ब्रिगेडियर मंजूर ने एक लम्हे के लिए डीजी साहब के चेहरे पर नजर डाली, जो जज्बात से कतई आरी दिखाई पड़ा। वो बोले, सर, कर्नल नरेंद्र कुमार की टीम ने पाकिस्तानी इलाके के 70 किलोमीटर अंदर तक मुदाखलत की। फिर कर्नल नरेंद्र कुमार सितंबर 1980 में 60 अफसरों की एक और टीम के साथ इस इलाके में आया। उन तमाम अफसरों का ताल्लुक हौस से था। ये पार्टी पाकिस्तानी इलाके में सियाल गंगरी से सल्तोरो गंगरी तक गई और उसने जून से सितंबर 1980 तक यहाँ कयाम किया। उस पार्टी को भारतीय एयरफोर्स की मुकम्मल मुआवनत हासिल रही, जिसका इकरार कर्नल कुमार ने बाद में एक मजमून में किया। ये पार्टी पाकिस्तानी इलाके में 90 किलोमीटर तक मुदाखलत करके अपना मिशन मुकम्मल करने के बाद वापस लौट गई। सितंबर 1980 में भारतीय फौज के ब्रिगेडियर के.एन. थडानी की कमान में हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल से 2 कोहपैमा जमातें पाकिस्तानी एयर कंट्रोल इलाके में अफसर आसाज नामी 23,390 फुट बुलंद चोटी पर कयाम पजीर रही और इस मुहिम की खबर अमेरिकन एल्पाइन क्लब जनरल ने 1981 के शुमारे में शाया की। ये कहते हुए उन्होंने दूसरी फाइल में धरे फोटोस्टेट कागजात में से एक कागज निकालकर डीजी की तरफ बढ़ा दिया, जिन्होंने अमेरिकन जर्नल की खबर पढ़ने के बाद ब्रिगेडियर मंजूर की तरफ कागज बढ़ा दिया। डीजी साहब ने 3 हफ्ते पहले ही चार्ज लिया था और इंटेलिजेंस एजेंसी में ये उनकी पहली तैनाती थी, इसलिए ये तमाम इतलात उनके लिए नई ही नहीं, चौंका देने वाली भी थी। ब्रिगेडियर आलम ने कहा, सर, हमारे एक सोर्स ने मई जून 1981 में इंडियन फोर्सेस के कुछ अफसरान की वादी सल्तोरो में गोनमा और चोलोंग नामी देहातों में मौजूदगी की इत्तलात भी दी थी। उन दिनों हमने स्कर्दू पुलिस को फौरन रिपोर्ट कंफर्म करने के लिए उस इलाके का दौरा करने के लिए भी कहा था, जिस पर स्कर्दू पुलिस के एसपी साहब ने अगस्त 1981 में उन देहातों का दौरा किया और मकामी लोगों से इंडियन आर्मी और लद्दाख स्काउट्स के टोपी के बैज और कुछ इंडियन करेंसी भी हासिल की। डीजी साहब ने अचानक ही सवाल कर दिया, ये इत्तलात जिम्मेदार हलकों तक गई थी? ब्रिगेडियर आलम ने कहा, यस सर, हमने एक एक पल की रिपोर्ट पहुंचाई, जिस पर 29 मार्च 1982 को हमारी वजारत खारजा ने भारतीय सफारतखाने को इन खिलाफ वर्जियों पर एहतजाजी नोट लिखा और दिल्ली में भारतीय वजारत खारजा को भी ये एहतजाज पहुंचाया गया। ब्रिगेडियर आलम ने फाइल से नजरें उठाकर उनकी तरफ मुतवज्जे होते हुए कहा, फिर फाइल पर नजरें जमा कर दोबारा बोलना शुरू किया। जुलाई 1983 में पाकिस्तान आर्मी ने एसएसजी की एक कंपनी को सियाचिन में फलाफोन लॉ और स्याला के इलाकों में भारतीय फौज की मुआंदाना सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए भेजा। 16 अगस्त 1983 में उन्होंने भारतीय फौज के लद्दाख स्काउट्स के कुछ जवानों को देखा और उनकी तरफ बढ़े, लेकिन दुश्मन बाखबर हो गया और भारतीय फौज एक गोली फायर किए बगैर वादी नवाबरा की तरफ तेजी से पसपाई इख्तियार करते हुए गायब हो गई। पाकिस्तानी कमांडोज को सिर्फ निगरानी और दुश्मन की नक्लो हरकत का जायजा लेने के मिशन पर रवाना किया गया था, इसलिए उन्होंने भारतीय इलाके में मुदाखलत नहीं की और हेडक्वार्टर से हुक्म मिलने पर वापस लौट आए। ब्रिगेडियर आलम ने अपनी बात मुकम्मल कर ली थी। दोनों आला अफसरान मुतरद्दद थे। उस इलाके की जो पोजीशन उन्हें बताई गई थी उसने खुसूसन डीजी साहब को ज्यादा मुतासिर किया। उन्होंने फैसला कुन लहजे में कहा, ओके जेंटलमैन, जीएचक्यू जाने की तैयारी करें, मैं कमांडर इन चीफ साहब को मुत्तला कर दूं। और दोनों ब्रिगेडियर साहिबान अपने कागजात समेटते हुए बाहर आ गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।